स्टडी लोक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार रस्तोगी और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉस्मोस स्टैटिक जीके। इस बुक के बारे में हमने इससे पहले रिव्यू किया था। इस बुक का एक रिव्यू वीडियो पड़ा हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो 16 जून को हुआ है अभी एग्जाम, उसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। तो मैंने बताया था उस समय कि इस बुक से बहुत से क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं। उसके लिए एक वीडियो बनाने के लिए बताया था हमने। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे वो क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं जो सीधे-सीधे इस बुक से मिले हुए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पूछा गया कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। और ये कहा गया कि यूनेस्को ने किसको-किसको शामिल किया है और किस कब। क्वेश्चन ये था कि वर्ष 2023 में किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन थे शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल के पवित्र मंदिर समूह, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। अब इस पे क्वेश्चंस थे। अब अगर आप ये बुक देखते हैं, आपके पास ये बुक होगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधे सीधे ये जो भी शामिल किया गया है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में, उनकी सूची दी गई है, लिस्टिंग की गई है। अब 2023 वाली सूची अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2023 में एक शांति निकेतन है और एक होयसल के पवित्र मंदिर समूह, उनकी सूची दी गई है। बाकी जो रानी की वाव है वो 2014 में शामिल की गई थी, तो यहाँ से ये एक्सक्लूड हो जाता है। और बोधगया का महाबोधि मंदिर है वो 2002 में शामिल किया गया था, तो वो क्वेश्चन, वो ऑप्शन हट जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसकी सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश है। नवीनतम समावेश मतलब कि सबसे ज्यादा, सबसे लेटेस्ट किसको शामिल किया गया है सबसे बाद में अभी। ऑप्शन थे छऊ, दुर्गा पूजा, जो छऊ नृत्य है वो, एक दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य, कुंभ मेला, ये ऑप्शन थे। अब अगर इस बुक में आप देखते हैं तो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, उसमें पेज 68 पे ये सूची दी गई है और उसमें बताया गया है कि गरबा जो गुजरात का नृत्य है, कल्चरल डांस है, 2023 में शामिल किया गया था। इसके बाद 2023 के बाद में अभी किसी को शामिल नहीं किया गया। तो सबसे लेटेस्ट यही हो गया, जो नवीनतम समावेश हो गया वो गरबा हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने के पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके अस्थायी सभापति कौन थे। और अस्थायी सभापति में इनमें चार ऑप्शन दिए गए, सी राजगोपालाचारी, बी आर अंबेडकर, टी टी कृष्णामाचारी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने का और वो जो संविधान बनाया गया उसकी जो सभा बनी थी उसके बारे में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे ये दिया गया, ये स्थायी अध्यक्ष और ये अस्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त किए गए थे, चुने गए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटी से पूछा गया भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट दिए गए। नगरपालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए। अब यहाँ पे संविधान के भाग, उनसे संबंधित अनुच्छेद और उनमें क्या क्या दिया गया, उसका विषय क्या है, वो पूरी एक सूची दी गई है इस बुक में। तो इसमें पेज 74 75 पे पॉलिटी वाले में पोर्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको ये पूरी सूची मिलती है। तो क्या पूछा गया, नगर पालिकाओं से रिलेटेड पूछा गया। नगर पालिकाओं से पूछा गया तो भाग 9A या 9A या फिर 9 का जिसको बोलते हैं,
यहाँ पे अनुच्छेद 243 त से 243 यह अक्षा तक ये नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। फिर आपात उपबंध पे क्वेश्चन था, वो भाग 18 में दिए गए, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया, यहाँ पे दिया गया सूची में। भाग 20 में दिया गया है कि संविधान का संशोधन कैसे होगा और उसका अनुच्छेद 368 वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची है, जिसमें लिस्टेड भाषाएं दी गई हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस दी गई हैं, उनकी जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये प्रश्न पूछा गया राज्य व्यवस्था से, जो 8वीं अनुसूची है जिसमें शेड्यूल्ड भाषाएं दी गई हैं। तो इन 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं 22 शामिल की गई हैं, इन पर प्रश्न था और प्रश्न पूछा गया कि संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। और ऑप्शन थे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। अब यहाँ पे जब आप ये सूची देखते हैं, इस बुक में ये सूची दी गई है पूरी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की, ये 22 भाषाएं शामिल हैं। तो इसमें ये सब एक साथ नहीं शामिल की गई, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो बाद में अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। तो जब इसमें 71वां संविधान संशोधन देखते हैं, उसमें कौन सी भाषाएं शामिल की गई, ये संशोधन किया गया 1992 में, और इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। और वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि तो यहाँ पे कौन सी भाषा जो जोड़ी गई, वो कोंकणी जोड़ी गई, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, मैथिली नहीं जोड़ी गई। मैथिली जोड़ी गई थी जो 92वां संशोधन था उसमें जोड़ी गई 2003 में। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको इसी बुक में मिल रहा है। एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पॉलिटी से रिलेटेड था। इसमें पूछा गया कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। परिसीमन आयोग होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक जितने गठित किए गए हैं, इसमें अलग अलग आयोग के बारे में और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है, उनका गठन कब किया गया, तो उसकी एक सूची दी गई है। उसी में दिया गया है परिसीमन आयोग और विधि आयोग। तो परिसीमन आयोग अभी तक 4 बार गठित किए गए हैं, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधा सीधा स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, सीधी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है। आप यहाँ से अगर आपने पढ़ा होता इस बुक से तो सीधे क्वेश्चंस आपको मिल रहे थे। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंकिंग के संदर्भ में सही है। और यहाँ पे थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों का जो इनके ऑफिसर्स हैं उनकी सूची दी गई और ये कहा गया कि तीनों जो सेम रैंकिंग के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब इस बुक में जो भारतीय राज्य व्यवस्था वाला चैप्टर है उसमें पेज 98 पे आपको ये पूरी सूची दी गई है कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना के ये तीनों सेनाओं जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनका नीचे से लेके और टॉप रैंक तक पूरी एक सूची दी गई है। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से था, स्टैटिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया विश्व भूगोल वाले पोर्शन से। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए और एक टेबल दी गई है। टेबल में पहला कॉलम है क्षेत्र का और इस क्षेत्र में पूछा गया कुछ पर्वतों के बारे में। इस क्षेत्र में पूछा गया अलग अलग रीजन्स हैं विश्व के भौगोलिक परिदृश्य में, और ये पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हैं और ये किस तरह के पर्वत हैं, ये एक सूची दी गई है। और ये पूछा गया कि इसमें से कितनी पंक्तियां जो हैं वो सुमेलित हैं, वो सही सही उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। मध्य एशिया में वॉसजेज पर्वत वो किस तरह का पर्वत है, वलित पर्वत है या फिर किसी और तरीके का। यूरोप का आल्प्स पर्वत, उत्तर अमेरिका का अपलेशन पर्वत, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। तो ये सारा इन्होंने पूछा कि इनको आप मिला के मैच करके बताइए कि कितनी लाइनें इसमें से सही मैच की गई, किस तरह के पर्वत हैं वो उनके प्रकार यहाँ पे दिए गए।
अब यहाँ पे जैसे आप आल्प्स देख रहे हैं, तो आल्प्स पर्वत कहाँ है? मध्य यूरोप में। और किस तरह का पर्वत है? वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। ठीक इसी तरीके से इंडीज पर्वत, ये भी वलित पर्वत है, कहाँ है? साउथ अमेरिका में। तो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक और प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा? विश्व भूगोल का प्रश्न है, मैपिंग से रिलेटेड। अब ऑप्शन क्या है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया विश्व भूगोल से, वो मैपिंग वाला पोर्शन था। और मैपिंग वाले पोर्शन क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य? पहला ऑप्शन था कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। ठीक है। अब सबसे ज्यादा लंबी सीमा कौन से देश शामिल आपस में साझा करते हैं, उस पर यह प्रश्न था। अब इस वाली बुक में, जो स्टैटिक जीके की कॉस्मोस की बुक है, उसमें क्या दिया गया है? उसमें एक तो पहले भारत बांग्लादेश का दिया गया है, उस क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन एक दी गई है उसके नीचे। उसमें था कि प्रथम 4 बड़ी सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं। उसमें आप जब सबसे पहले देखेंगे तो अमेरिका और कनाडा, ये पहला इंफॉर्मेशन यही दी गई है। ठीक, यहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है। अगला क्वेश्चन है जो सीधे इस बुक से मिल रहा है, वो भी भूगोल का क्वेश्चन है। यहाँ पे भारत के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, और नीचे एक टेबल दी गई है, जलप्रपात क्षेत्र और नदी, कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, उसका मैच करना है। और ये जो तीनों कॉलम दिए गए हैं, ये उस पे क्वेश्चन है कि उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। इनमें से कुछ जो सही होंगी उनके आधार पर नीचे का उत्तर देना है। जलप्रपात पूछा गया धुआंधार, इसके बारे में पूछा गया। हुंडरू और गरसोपा जलप्रपात, इनका क्षेत्र सही सुमेलित है कि नहीं, इनकी नदी सुमेलित है कि नहीं। अब जब इस बुक में आते हैं तो आप देखते हैं कि भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात, मेजर वाटरफॉल्स लोकेटेड इन इंडिया, यहाँ पे जोग, धुआंधार और हुंडरू। अब यहाँ पे ये पूरी लिस्ट दी गई है, और उस पे नीचे जो कभी इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में, आरआरबी में, तो उन पे जो क्वेश्चन पूछे गए ये भी वन लाइनर फॉर्मेट में दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ से इस लिस्ट में भी दिए गए हैं। यहाँ से आप देखते हैं कि जोग शरावती नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। फिर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, एमपी में। फिर हुंडरू जलप्रपात जो है सुवर्णरेखा नदी पर है। तो ये इस बेसिस पे आप सीधे मैच कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, क्वेश्चन पूछा गया भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कि आर्थिक गतिविधि दी गई है एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में उसका सेक्टर यानी क्षेत्रक दिया गया है, कि किस क्षेत्र से वो आर्थिक गतिविधि रिलेट करती है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कृषि उत्पाद और भंडारण, इसका क्षेत्र द्वितीयक है कि नहीं, इसको आपको मैच करके देखना है और इसके बेसिस पे आंसर देना है कि ये सुमेलित है कि नहीं है। तो कृषि उत्पाद का भंडारण किस क्षेत्र में आता है, डेयरी फार्म किस क्षेत्र में आता है, खनिज की खोज किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और कपड़ा बुनाई ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में आप देखते हैं इस बुक के अंदर कि ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दिए गए हैं, और इन क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों क्षेत्रों का डिवीजन करके, और फिर इसके अंतर्गत कौन कौन आता है उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो मेजर फैक्टर्स हैं उनको रखा गया है इसमें। क्वेश्चन पूछा गया कृषि उत्पाद का भंडारण, ठीक है। फिर डेयरी फार्म, खनिज की खोज, कपड़ा बुनाई। अब यहाँ पे देखते हैं जो पशुपालन है डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आ गया, डेयरी फार्मिंग, तो ये पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। ठीक, खनन और उत्खनन यहाँ पे दिया गया है, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। ठीक, कपड़ा उद्योग, विनिर्माण उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ये सब सेकेंडरी सेगमेंट में आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया।
फिर परिवहन और भंडारण, संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सब सर्विसेज ये सब आ गई सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। टर्शरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कृषि उत्पाद का भंडारण है, तो भंडारण ये टर्शरी क्षेत्र में आ गया, तृतीय क्षेत्र में। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ से मिल रहे हैं इस किताब से। ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये जो सीधे सीधे क्वेश्चंस दिख रहे थे वो हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की कि ये बुक स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ से सीधे सीधे कवर हो रहे हैं। कॉस्मोस पब्लिकेशन की और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो अगर आपको वो देखनी हो, ये देखिए पूरी एनसीईआरटी सीरीज आती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इनके इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में दोनों में ये बुक्स अवेलेबल हैं आपको। ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे वहाँ पे भी हर जगह वो मिल जाएंगी। इन बुक्स को अगर आपको परचेज करना है तो ये बुक्स आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन इनकी अपनी ऑन सेल वेबसाइट है, ऑनलाइन सेल की वेबसाइट है ज्ञानवर.com। यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये राय बुक शॉप। फिर इनसे रिलेटेड अगर आपको ऑर्डर से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आपका पूरा समाधान होगा। फिर अगर किसी बुक के कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे उसकी अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। वीडियो में साथ में बने रहने के लिए थैंक यू। और और भी बहुत सारे वीडियोस हम आपके सामने लेके आ रहे हैं।